हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट अपने प्यारे एसकेडी एक्सप्रेस चैनल पर, पावर्ड बाय एसकेडी न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं और ये बायोलॉजी का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है और जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट बायोलॉजी की फैकल्टी है, माई सेल्फ, प्रमोद सर, अभिषेक सर, अरुण सर एंड अतुल सर, जो अपना एक्सपीरियंस लगाया है। और आई होप अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो नीट में आने वाले इन टॉपिक से आपको ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपने टेस्ट दिया होगा और देखना है आपको कि कहाँ कहाँ पर आपने गलतियाँ किया होगा, ओके, और उसको सुधार करना है जिससे नेक्स्ट टाइम पे ये गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। और बच्चों, बहुत सारे जो बच्चे हमारे यहाँ अपने यहाँ इस टेस्ट को बार बार देख रहे हैं और पर डे एसकेडी इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी पर वीक, एवरी वीक में लाइब्रेरी में भी टेस्ट हो रहा है और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी हमारे बच्चों को और भी बच्चों को पता होगा और हमारे बच्चे उसको शेयर करते रहेंगे। खूब ज़बरदस्त, जितना हो सके बेटा, ये बहुत ही अच्छा टाइम है, पीक टाइम है, निराश नहीं होना है। क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन। ये बेटा हम लोगों ने जो हमने टॉपिक इसमें फ्रेम किया है वो प्लांट किंगडम एंड एनाटॉमी का। तो इसमें कह रहा है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जहां पर बेटा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात है तुरंत समझ जाना कि कोई ना कोई कीमोटैक्सोनॉमी से रिलेटेड होगा। मतलब कीमोटैक्सोनॉमी, 3 तरीके की टैक्सोनॉमी हम लोग डिस्कस किया था। कौन कौन सा? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पर था उसी को कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। तो एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, वो क्या होगा? कीमोटैक्सोनॉमी। और इस केस में बेटा क्या होता है, तब जब क्या हुआ, फॉसिल सपोर्ट नहीं किया था। 3 तरीके क्लासिफिकेशन था। कौन कौन सा? एक जो है आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक। सबसे जो कॉमन था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। जब फॉसिल अवेलेबल नहीं हुआ तो उसी में से एक टाइप कौन सा है? कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसिव प्लांट बॉडी और फॉर्म। मैसिव मतलब होता है स्थूलित, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। तो जो आपका लार्जेस्ट जायंट ग्रुप ऑफ द एल्गी होती है वो ब्राउन एल्गी होती है। ब्राउन एल्गी के जो लार्जेस्ट मेंबर होते हैं उनको आप केल्प कहते हो। तो आपका जवाब इसमें क्या आ जाएगा बेटा? केल्प आ जाएगा। ध्यान रखना है, किसको कहोगे? जो लार्जेस्ट मेंबर है। कौन सा? लार्जेस्ट मेंबर ऑफ जो ब्राउन एल्गी होती है उन्हीं को केल्प कहते हैं। ध्यान रखना है, ऑल मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी नॉट कॉल्ड केल्प्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? स्टेटमेंट वाइज, जो आजकल का बहुत ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। बार बार नीट हर एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं। ओके, जिसमें क्या है? फोटोसिंथेटिक जो एल्गी हैं इंक्रीज द लेवल ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन दियर इमीडिएट एनवायरमेंट। बेटा ये एनसीईआरटी के एकदम डायरेक्ट लाइन है। ओके, लेफ्ट पेज पर, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। एकदम से सही बात है बेटा। क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्योंकि एल्गी आर लार्जली एक्वेटिक होती है, क्या होगा? ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस क्या है? वाटर है। जब ये प्रेजेंस ऑफ लाइट है एंड ये क्लोरोफिल है तो C6H12O ग्लूकोज बना देगा और प्लस बेटा क्या होता है? बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकल गया। तो क्या हुआ? एक इक्वेशन से कई बातें। पहली बात, जितनी एनवायरनमेंट में CO2 है उसका 50% जो एल्गी होती है वो फिक्स कर देती है। तो क्या हुआ? CO2 का फिक्सेशन हो गया।
दूसरा बेटा है ग्लूकोज बन गया, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए फूड का फॉर्मेशन कर दिया। और ऑक्सीजन निकल रही है तो उसी लिए लिखा हुआ है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए फूड चेन का काम किया। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। और ये किसमें है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। फिर स्टेटमेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर। सही बात है बेटा, जो फ्रेगमेंटेशन होता है जो फिलामेंटस एल्गी होती है उसमें होता है। जो मल्टी सेलर होगा, फिलामेंटस होगा, उनके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, हर पार्ट से नए एल्गी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग स्पोर्स। उन स्पोर्स में से जो स्पोर है, एप्लोनोस्पोर है, हेप्नोस्पोर है, सिस्ट है, पामेला, बहुत तरीके के, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में केवल एक तरीके का है जिसका नाम है क्या, जूस्पोर, जो क्या होता है, मोटाइल है। तो पहला स्टेटमेंट है बेटा करेक्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द नॉन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन जूस्पोर। बेटा क्या होता है, यहां पर ये बात गलत हो गई, क्योंकि जो जूस्पोर्स होता है वो ऑलवेज मोटाइल होगा। अगर मोटाइल होगा तो क्या कहोगे, हैव फ्लैजिला, उसमें बेटा क्या होगा, फ्लैजिला होगा। तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। तो जवाब तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाए। आई होप आपको बेटा बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये भी ध्यान रखना कि मोटाइल स्टेज टोटली एब्सेंट इन रेड एल्गी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्केंशिया ब्राउफाइट से रिलेटेड है, लीवर वर्ड से उसका मेंबर है क्या, मार्केंशिया इज अ ब्राउफाइट बिकॉज इट डज नॉट पजेस। देखो जो मार्केंशिया है इसमें क्या चीज नहीं, देखो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होगी, और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट होगी। इसी से अटैच क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, जो क्या होगा, डिपेंडेंट होता है। तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, और इसमें लिखा क्या है कि इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट जो होता है नॉट पजेस इंडिपेंडेंट। अब देखो रूट है, सीड है, वैस्कुलर टिश्यू, ये तो तीनों नहीं होते हैं। कहता है क्या कि जो ब्राउफाइट्स है एल्गी से एडवांस होता है, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती है, रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इससे रिलेटेड क्या जवाब हो जाएगा तुम्हारा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। स्पोरोफाइट क्या होता है, टोटली एंड पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो, द लीव्स ऑफ द टेरोडोफाइट्स आर स्मॉल। जब स्मॉल लीफ होती है तो उसको बेटा माइक्रोफिल कहा जाता है। किसमें होता है, सिलेजिनेला में होता है। लार्ज लीफ किस में होती है, फंड में होती है बेटा। तो पहला स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बेटा सही है। ओके, फिर कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टेरोडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर डिफरेंट काइंड, सच टाइप ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोस्पोरस। देखो बेटा क्या होता है कि अगर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं तो उसको हेट्रोस्पोरस कहा जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो टेरोडोफाइट्स होता है बेटा ना, वो जो है मेजॉरिटी ऑफ टेरोडोफाइट्स क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। क्या होता है, होमोस्पोरस होता है। और होमोस्पोरस में सभी स्पोर एक जैसे होते हैं, और डिफरेंट टाइप का स्पोर केवल दो ही जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है, एक सेलेजिनेला में, दूसरा साल्विनिया में। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी गलत, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट हो गया। देखो ध्यान रखना कैसा ऑप्शन है, ये भी ध्यान में रखना बेटा। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट गलत हो गया, सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमोस्पोरस टेरोडोफाइट्स, जो होमोस्पोरस टेरोडोफाइट्स होता है, गैमेटोफाइट्स आर। देखो क्या होता है कि बेटा जैसे स्पोर है, एक तरीके की स्पोर बनेगा, ये स्पोर है, और जब स्पोर बेटा जर्मिनेट करता है तो क्या होता है, एक स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकुअस है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, ग्रीन कलर का होता है, और कैसा, हार्ट शेप्ड होता है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है, जिसको आप क्या कहते हो, मोनोसियस कहते हो। क्या कहोगे, मोनोसियस कहते हैं, या इसी को आप
बाइसेक्सुअल कह सकते हो। क्लियर हुआ ना। तो अब देखो, जब आप मोनोसियस पहले मिल गया तो जब आप पहला आंसर सही भी हो गया, डायोसियस होगा नहीं, वैस्कुलर कोई मतलब नहीं है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेरोडोफाइट जो होता है उसका स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। जवाब तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिम्नोस्पर्म सीड जो सीडेड हैं डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन एज नेकेड। मतलब सही बात है, जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनता है लेकिन उसमें क्या नहीं होता है? ओवरी नहीं होती है। ओके, ओव्यूल तो होगा, तो नॉट कवर्ड बाई एनी ओव्यूल वाल। बेटा ओव्यूल तो होता ही होता है। वेरी स्मॉल लूज दियर द वाल एट मेच्योरिटी, नॉट कवर्ड बाई एनी ओवरी वाल। ओवरी वाल नहीं होती है, इसी वजह से इसका सीड क्या होता है? नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या कहोगे? दे हैव ओव्यूल बट नो ओवरी, हेंस दे प्रोड्यूस सीड एंड नो ओवरी। लेकिन जो सीड होता है लिखा हुआ है कि यहां पर बेटा कैसा होता है? नेकेड सीड होता है। इट्स ओके। नेक्स्ट बेटा, अगले क्वेश्चन की बात हम डिस्कस करेंगे। इन साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स, जो रूट्स हैं आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, दीज स्पेशलाइज्ड रूट्स आर कॉल्ड। देखो बेटा क्या है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? आप एनसीईआरटी में 3 डायग्राम पढ़े हो। पहला डायग्राम साइकस का है, दूसरा पाइनस का है, तीसरा जिंगो बाइलोबा का है। तो जो साइकस है चाहे पाइनस है, सभी जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होगा। लेकिन इसके अलावा क्या होता है? एक कौन सा एसोसिएटेड रूट, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो साइकस होता है उसमें कोलोरॉइड रूट्स होती है, उस कोलोरॉइड्स रूट के कार्टेक्स रीजन में एल्गल जोन होता है, उस एल्गल जोन में ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, एनाबिना नास्टाक, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, और ये रूट कोलोरॉइड रूट्स है। तो साइकस के लिए बच्चों हमने आपको बताया होगा क्या चीज, कि अगर आपको 3C वर्ड याद रहे तो एक सी से क्या होता है? साइकस हो जाता है, एक सी से क्या? कोलोरॉइड रूट्स हो जाती है, और एक सी से क्या हो जाएगा? साइनो, क्या कहते हो? साइनोबैक्टीरिया। क्या? साइनोबैक्टीरिया। तो अब तुम्हारा जवाब नाइट्रोजन फिक्शन, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है यही साइनोबैक्टीरिया करती है। किसमें? कोलोरॉइड रूट्स। और इसमें देखते हैं क्या कहीं पर कोलोरॉइड रूट्स है? हाँ ये है। तो माइकोराइजर रूट्स किसमें होती है? जब माइकोराइजर रूट की बात आती तब कहते सर ये पाइनस में होता है। पाइनस की माइकोराइजर रूट्स रूट हेयर के कंपेयर में इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रूट हेयर कंपेयर में वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा करेगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब क्या होता है बेटा, जैसे जैसे आप एल्गी से आप आगे बढ़ोगे, एल्गी है, प्रायो है, टेरेडो है, जिम्नो है, तो उसका गैमेटोफिटिक जनरेशन रिड्यूस होता जाता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है एडवांस होता चला जाता है। तो इसका मतलब जो गैमेटोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है। किसके अंदर रहता है? कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनका डेवलपमेंट स्पोरेंजियम के अंदर होता है, चाहे वो पॉलन ग्रेन हो और चाहे मेगा स्पोर हो। मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर बनेंगे, अब पॉलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। तो क्या कहा गया? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव, जाहिर सी बात है डू नॉट हैव, इसलिए क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं। क्यों डिपेंडेंट होते हैं? रिटेन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर, मतलब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है 2n अर्थात स्पोरोफाइट है। मेगा स्पोर जो मदर सेल है वो क्या है? 2n है। मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सब क्या है? 2n है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है। इसका मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बेटा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर द स्टोमेटल ऑपरेटर। स्टोमेटल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? स्टोमेटल ऑपरेटर्स अगर आपने कह दिया, इसका मतलब उसमें एक स्टोमेटल अपर्चर होगा, मतलब पोर, दूसरा किडनी शेप्ड गार्ड सेल, और थर्ड जो है सब्सिडियरी सेल्स। तो जो सब्सिडियरी सेल्स है और स्टोमेटल अपर्चर है एंड गार्ड सेल, तीनों को मिलाकर के स्टोमेटल ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या चीज सही नहीं है? गार्ड सेल ऑलवेज सराउंडेड बाई
सब्सिडियरी सेल, तो अभी मैंने कहा, तो इसलिए जवाब तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए बाबू, फर्स्ट हो जाना चाहिए। हमें लगता है आपने बहुत सही कर लिया होगा, गलत नहीं किया होगा। ठीक है, क्या क्या, स्टोमेटल अपर्चर और गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर नोन एज, क्या कहलाएगा, स्टोमेटल ऑपरेटस। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते बेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय द एक्टिविटी। अब देखो बेटा, ये सवाल डायरेक्ट है, क्या कहते हो, इस केस में ये जो है किसके द्वारा होता है बेटा, गार्ड सेल। गार्ड सेल अगर ओपन कब होगा, जब गार्ड, मतलब जब गार्ड सेल, ऐसे कह सकते हो कि जब गार्ड सेल बेटा क्या होता है, टर्जिट हो। गार्ड सेल अगर क्या होगा, टर्जिट होगा, गार्ड सेल टर्जिट है, और दूसरी स्टेट क्या होती है, फ्लैसिड। अगर टर्जिट है तो स्टोमेटा खुल जाएंगे, फ्लैसिड हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो कहने मतलब ये जो बेटा रेगुलेशन होता है, कौन रेगुलेट करता है, तो आप कहोगे गार्ड सेल। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट, इन मोनोकार्टिलिडन्स वैस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम। जाहिर सी बात है, जो मोनोकार्ड्स होता है उसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है, कैम्बियम नहीं पाया जाता है। एक बात सही, दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू एंड दे आर रिफर एज क्लोज। जाहिर सी बात है, जब कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज हुआ, कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन है, कैम्बियम मौजूद है सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी सेकेंडरी टिश्यू होगा। अगर कैम्बियम नहीं है तो वैस्कुलर बंडल क्लोज होगा, जब क्लोज होगा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, तो बेटा आपका जवाब फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या है बेटा, ये देखो, जैसे आपने कहते हो क्वेश्चन सर बड़ा थ्योरेटिकल होगा, अगर ऐसे प्रैक्टिस किए रहोगे तो मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन ऐसे जब आएंगे तो गलत नहीं होंगे। क्या है, रूट में जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। एकदम से बात सही है, आप सही कर लो। कंजॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल डू नॉट हैव द कैम्बियम, ये भी बात बेटा सही है। फिर कह रहे हैं कि ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम, बात ये भी सही है बेटा। ओपन में हमने कहा कैम्बियम मौजूद होता है। वैस्कुलर बंडल्स डाइकाट स्टेम में जाइलम जैसा हो, कैसा होगा, इंडार्च, मतलब स्टेम में इंडार्च, रूट में एक्सडार्च, ये भी बात सही हो गई। नेक्स्ट, मोनोकाट में रूट में देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। बेटा मोनोकाट में इसकी जो संख्या होती है, जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, एक मोनोकाट कहते हो, डाइकाट कहते हो, तो क्या होता है कि डाइकाट में वैस्कुलर बंडल का जो नंबर्स है, ये देखना है कि आपका डाइकाट में वैस्कुलर बंडल की संख्या क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, ये ध्यान में रखना है। रूट की बात कर रहा है तो रूट में वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, रेडियल होता है। वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, रेडियल होता है, ठीक है। और इसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं कितने होते हैं, 2 होंगे, मतलब 2 to 4 एनसीईआरटी ने लिखा है, डाई आर्च टू टेट्रा आर्च, लेकिन मोनोकाट में ये वैस्कुलर बंडल की संख्या मोर देन 6 होती है, तो लिखा है मोनोकाटिलिडन्स रूट्स यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, मोर देन 6 जाइलम के बंडल होते हैं, ये भी बात बेटा सही है। तो इसका मतलब ए बी सी डी एंड ई, बातें तो ए बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए भी है, तो ए बी सी डी। तो इस केस में फिर से डिस्कस करते हैं। रूट में जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल अरेंज इन अल्टरनेट मैनर डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस पे, बेटा एकदम सही है। रेडियल वैस्कुलर कंजॉइंट क्लोज में वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, कैम्बियम नहीं होता है, ये भी बात सही है, ठीक है ना, क्योंकि क्लोज लिखा है। ओपन में बंडल में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद होता है, ये भी बात सही है। वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम्स इंडार्च प्रोटोजाइलम,
तो जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम होगा कहाँ पर होगा, स्टेम के केस में पेरिफेरी की तरफ नहीं सेंटर की तरफ होगा, तो इसलिए इंडार्च ये भी सही है। मोनोकाट में रूट में देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल, ये भी बात सही है। ए बी सी डी एंड ई, कहने का मतलब बेटा इस केस में अब देखो क्या करना होगा कि इस केस में बेटा कि आपको ये जो है यहाँ पर भी आप ये कह दोगे कि भाई ऐसा है कि जो ई है इसमें ई को भी कहेंगे, क्या कह दिया यहाँ पर, एंड ई कह देंगे, समझे नहीं, मतलब सभी बात इसमें बेटा सही है। ओके, तो जवाब तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, ये आपका ये होना चाहिए और ये है भी, और बात बेटा एकदम से करेक्ट भी है, और ये बात तुमको पता रहनी भी चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी बातें बेटा करेक्ट है। बात समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, पहली बात सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, चौथी भी चाहिए, पांचवी, तो ए बी सी डी एंड ई सभी बातें क्या हैं, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते बेटा। नेक्स्ट क्या है, इन प्लांट टूवर्ड्स द सेंटर द रूट, नेक्स्ट द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के आगे फ्यू लेयर, एंडोडर्मिस के बेटा ठीक नीचे क्या मौजूद होती है, पेरिसाइकिल होती है। तो पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल बेटा क्या बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, लेटरल रूट्स बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द आउटसाइड टू इनर साइड मोनोकाट, रूट की बात कर रहे हो, जब बाहर से चलोगे सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा, एपीब्लेमा मिलेगा, एपीब्लेमा के बाद फिर कार्टेस बनेगा, कार्टेस बाद फिर एंडोडर्मिस होगा बेटा, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल होगा, पेरिसाइकिल जो पेरिसाइकिल है उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या है, एपीब्लेमा, कार्टेस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जवाब तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे, अगर मोनोकाट है तो एमएस, डाइकाट है तो डीसी, डी फॉर डाइकाट, सी फॉर कालिनकाइमा, एम फॉर मोनोकाट, एस फॉर कालिनकाइमा, दोनों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, तो कालिनकाइमा की होती है, सही है, स्क्लेनकाइमा सही, ठीक है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, तो जवाब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड क्या, वैस्कुलर सिस्टम, तीन पार्ट बेटा किसका होता है, लीफ, जब लीफ का हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, कौन सा सेक्शन, वर्टिकल, तो तीन पार्ट दिखते हैं, एक उसमें से एपिडर्मिस, दूसरा मीजोफिल और तीसरा वैस्कुलर सिस्टम। मीजोफिल लीफ से रिलेटेड है, और डाइकाट में होता है तो पहली साइड स्पंजी टिश्यू में डिफरेंशिएट होता है, अगर मोनोकाट में तो क्या होगा, ये अनडिफरेंशिएट होगा, तो यहां पर वेन नहीं होगा, मिडरिप नहीं होगा, जवाब तुम्हारा क्या होगा, लेमिना होगा, क्या होगा बेटा, लेमिना। नेक्स्ट क्या है कि एनाटॉमी ऑफ द आइसोबाइलेटरल लीफ सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मेनी वे, बहुत सारी बातें क्या होती हैं, एक जैसी होती, क्योंकि वैस्कुलर बंडल दोनों में कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज होता है। फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिफरेंस इन आइसोबाइलेटरल लीव्स, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, मतलब क्या होता है कि मोनोकाट में इक्वल नंबर पे दोनों सरफेस पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, इसलिए इसको एम्फीस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। तो बेटा जवाब दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बेटा सही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। एनाटॉमी है, अगर एनाटॉमी भी आप कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैचिंग का सवाल है। मैचिंग में क्या है कि बेटा अगर आपको एक ट्रिक पता हो, केवल एक आप मिला लो, उसके बाद देखो मेरिस्टेम क्या है, एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल। अब देखो एक्टिविटी ऑफ ए का तीसरा बेटा केवल एक ही ऑप्शन में है, वो किसमें है, सेकंड में। आप और मिलाना चाहे तो मिला लीजिए। मान लो पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा क्या होगा, माँ फोटोसिंथेसिस कर रही होगी, स्टोरेज कर रही होगी, सिक्रेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो बी का फर्स्ट, देखो बी का फर्स्ट पे, तो क्लियर हुआ ना। इसी तरीके से कॉलेनकाइमा है, स्क्लेनकाइमा है, एपिडर्मिस है, सब कुछ बात आप कर सकते हो। स्क्लेनकाइमा है तो वहां पर स्क्लेराइड की बात आती है, फाइबर और स्क्लेराइड आता है, ठीक है। नेक्स्ट
जो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन होता है कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड सराउंडेड बाय द स्ट्रेल जैकेट लेयर। जैसे बेटा मान लो जो क्या कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। और कैसे होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, एक फीमेल गैमीट होता है जिसको आप एग कहते हो, और इसमें क्या होता है ये स्ट्राइल, इसी को बेटा क्या कहते हो, स्ट्राइल जैकेट लेयर होती है। और ये जो है नेक कैनाल सेल होती है, ये वेंटर कैनाल सेल होती है, और ये क्या होता है, एग होता है। एग का नंबर हमेशा एक होगा, चाहे ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो। तो क्या जवाब तुम्हारा होगा, तो सर मल्टी सेलुलर एंड स्ट्राइल जैकेट लेयर से क्या होगा, कवर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पाइनस इज ए जिम्नोस्पर्म, जाहिर सी बात है जिम्नोस्पर्म है, साइकस पाइनस एंड जिंगो बाइलोबा। और लैक ओवरी, हाँ ओवरी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। एक्सपोज ओव्यूल, एक ही तुमको मिल गया, कौन सा, फोर्थ, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से पाइनस की बात होती है। और पाइनस में क्या होता है कि आप ये कैसा होता है, पाइनस एक इसमें से साइकस जो होता है वो कैसा होता है, डायोसियस होता है, मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। साइकस जो होता है, सॉरी जो पाइनस होता है बेटा मोनोसियस होता है, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में होंगे। ओके, नेक्स्ट, इन रूट टेंजेंशियल रेडियल एंडोडर्मल सेल्स हैव द डिपोजिशन ऑफ द वैक्सी मटेरियल। बेटा क्या होता है कि जो आपका कौन सा, जो एंडोडर्मल सेल्स होती है, एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस होती है, क्या होता है, कार्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं बेटा। इस पे क्या होता है कि जो किसका, सुबेरिन का डिपोजिशन अगर ऐसे है, ऐसे, इसको आप क्या कहते हो, टेंजेंशियल कहोगे, ऐसे होगा तो रेडियल, इसे कहोगे टेंजेंशियल, ये कहोगे रेडियल। तो इस पे जो डिपोजिशन है उसका नाम है सुबेरिन। तो अब क्या है देखेंगे, क्या इसमें है, हाँ सुबेरिन का जो डिपोजिशन होता है तो उसे क्या कहते हो, कैस्पेरियन बैंड कहते हो या कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हो। ओके, डार्सीवेंट्रल लीफ जो जाइलम होता है, जाइलम टूवर्ड्स, तब देखो बेटा क्या होता है कि जब आप सेक्शन काटे हो किसका, लीफ का, मान लो ये डाइकार्ड लीफ है, डार्सीवेंट्रल लीफ काटते हो, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल होता है, इसके बाद ये जो है क्या कहते हैं आपका फ्लोएम है, और यहीं पर क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये जाइलम होता है। ठीक है, तो इसे कहते हो अपर एपिडर्मिस, या इसी को एडेक्शियल कहोगे, क्या कहेंगे बेटा, एडेक्शियल, इसे कहेंगे लोअर एपिडर्मिस, या इसी को एबैक्शियल कहोगे। जाइलम पूछा गया है तो जाइलम टूवर्ड्स क्या होगा, एडेक्शियल या अपर एपिडर्मिस। तो डार्सीवेंट्रल लीफ में जाइलम किस तरफ हो गया, टूवर्ड्स एडेक्शियल, तो टूवर्ड्स एडेक्शियल मतलब अपर एपिडर्मिस। ओके, नेक्स्ट, ट्राइकोम्स ऑफ द शूट सिस्टम कैन बी ऑल एक्सेप्ट, जो ट्राइकोम है क्या है, जो एपिडर्मल टिश्यू होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो कुछ आउटग्रोथ होती है, अगर हेयर हो गया तो रूट की बात हो गई, ट्राइकोम हो गया तो स्टेम की बात हो गई। ट्राइकोम यूजुअली क्या होता है बेटा, ये मल्टी सेलुलर होता है और ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी होता है, साफ्ट भी होता है, स्टिप भी होता है। ओके, लेकिन रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, तो इसमें सिक्रेटरी भी है, ब्रांच भी है। यूजुअली क्या कहते हैं, जो ट्राइकोम होता है ये सिक्रेटरी होता है, कैन बी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, क्या चीज नहीं होता है, सिक्रेटरी होता है। सर अभी तो बताया आपने, ब्रांच होता है, ये भी बात सही बताया है, सॉफ्ट और स्टिफ ये भी बताया है, लेकिन यूजुअली यूनिसेलुलर होता है, ये बात बेटा गलत हो गया। क्यों कि यहां पर एक्सेप्ट वर्ड कहा गया, बात समझ बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनाटॉमी और प्लांट किंगडम इतने क्वेश्चंस किए। अब इसी तरीके से अब इसके आगे के क्वेश्चंस हमारे और भी एक्सपर्ट आपसे डिस्कशन करेंगे, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई समस्या हो तो एसकेडी इंस्टीट्यूट पर विजिट करिए, और आपकी पूरी जितनी हेल्प हो सकती है आउट ऑफ वे में जा करके बच्चों तुम्हारी हेल्प होती रहेगी। अब अगले क्वेश्चन का डिस्कशन अभिषेक सर करेंगे।
हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा देखिएगा, हम लोगों ने 2 चैप्टर्स लिए हैं T3 और T4 बैच के लिए, और आप लोग जैसे अगर मान लीजिए एसकेडी इंस्टीट्यूट के नहीं भी हैं तो आप T1 T2 वाला जो पेपर है उसमें 3 अलग चैप्टर्स हमने लिए हुए हैं, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और यहाँ के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो लोग T3 T4 बैच वाले लोग ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं और T1 T2 वाले लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इतने अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर बेटा रखे गए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा क्योंकि ऑप्शंस को बहुत माइन्यूटली फ्रेम किया गया है और शायद कहीं अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है तो आज के इस सेशन से दूर हो जानी चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो लिखा हुआ है फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो साइटोलॉजी यूनिट है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पर ये टर्म यूज़ किया गया है और इसके लिए टर्म यूज़ किया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। नीट 2025 एग्जाम में आया भी था इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है ये पूछा गया था। तो फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। फिर पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो अब आपको साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन का भी एक छोटा सा फ्रेम दिखाते हैं यहाँ पर। तो जीएन रामाचंद्रन वॉज एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोला है बेटा, जबकि जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, कोलेजन क्या है, इट्स अ प्रोटीन जिसका उन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर निकाला था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। पिलाई आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइब्रस, तो बेटा पिलाई जो होते हैं स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ना कि ब्रिसल लाइक। निकालना है हमको यहाँ पर ट्रू। ठीक है, गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन वो आर्की बैक्टीरिया नहीं होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया नहीं होगा। ह्यूमन आरबीसीज एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं। फर्स्ट वाला आपका सही आएगा। ठीक है, तो बाकी के स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी का रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा इससे। अब पूछ रहे हैं कॉमन क्या है ईआर और गोल्जी में। डबल मेम्ब्रेन बेटा बिल्कुल नहीं हो सकते। बोथ आर पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन, यस ये तो सही है। बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए, इनमें डीएनए नहीं होता। बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस, जब डीएनए नहीं है तो सेमी ऑटोनॉमस कैसे हो सकते हैं, इसीलिए केवल सेकंड वाला आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आर रिलेटेड विद, ये किससे रिलेटेड हैं? तो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स, हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स, बेटा दोनों ही टाइप के प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड होंगे। प्रोकैरियोट से रिलेटेड हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ गैस वैक्यूल, फ्लैजिला, अच्छा क्या पूछ रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स के साथ कितनी चीज़ें अटैच्ड हैं। तो गैस वैक्यूल बिल्कुल, फ्लैजिला विद ट्यूबुलिन प्रोटीन बेटा नहीं आएगा, है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन वाला यूकैरियोट्स में होता है, यहाँ पर फ्लैजिलिन प्रोटीन हो जाएगा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ये भी हमने प्रोकैरियोट्स में नहीं पढ़े। नॉन सेलुलोजिक वॉल, इसको ज़रूर कह सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, ये हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो साइटोप्लाज्मिक हाउ मेनी आर एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोटिक बोला है ना, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जहाँ सेल वॉल है वहाँ पर नहीं हो सकती। और सेल ऑर्गेनल्स मिसिंग, ये ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 1, 2 एंड 3, 3 चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। लास्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। फ्लैजिला तक तो ठीक था लेकिन ट्यूबुलिन गलत था। साइटोस्केलेटन यूकैरियोट्स में पढ़ा है आपने। माइक्रोफिलामेंट्स जहाँ साइटोस्केलेटन पढ़ा है वहीं पे होंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अमीबा वगैरह में देखते हैं आप सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के समय पर, तो इसलिए प्रोकैरियोट्स में नहीं। अगला है सेंट्रियोल हैज अ कार्डियल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज व्हर्ल ऑफ ट्यूबुलिन फिब्रिल्स एट पेरिफेरी। दीज पेरिफेरल फिब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रियोल में अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो पेरिफेरी पे 9 अलग अलग ट्रिपलेट्स में लगे होते हैं, है ना। तो ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स 9, तो 9 इंटू 3 27 यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, हाउ मैनी माइक्रोट्यूब्यूल पूछा है, ना कि पूछा है कितने ट्रिपलेट्स हैं। तो गलती से भी इसका आंसर 9 मत करिएगा, ये हो जाएगा 27। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड इसके साथ साथ 70 एंड 80 टाइप्स, 80s दोनों टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। फ्लैजिला एसोसिएटेड विद 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, यस यूकैरियोट्स में है। शोज हैप्लॉइडी ऑल्सो, यस जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं, एग सेल्स हैं, यूकैरियोटिक होते हुए हैप्लॉइड हैं। फिर देयर डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन्स टू कॉन्स्टिट्यूट क्रोमेटिन। तो बेटा यहाँ पे ऑल करेक्ट हैं आपके यूकैरियोटिक सेल्स में, ये चारों ही फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैच करना है। तो रॉबर्ट ब्राउन को
हम न्यूक्लियस के रूप में कह सकते हैं बिकॉज ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। फ्लेमिंग ने जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस को स्टेन किया था। पैलाडे इन्होंने राइबोसोम्स को किया था, तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज जो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल से एसोसिएटेड है। तो ए का सेकंड दो जगह पर है और बी का फोर्थ भी दो जगह पर है, सी का फर्स्ट होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पर फर्स्ट आ जाता है ना। ये इस तरीके से आप मैच कर सकते हो, आसान है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नाउ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है ना, इसमें क्या होता है? तो बेटा क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन से संबंधित है, तो ये नहीं होगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में रेस्पिरेशन नहीं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, राइबोसोम सिमिलर इन साइज एंड डेंसिटी टू दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस 70s राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यस ये वाली चीज़ हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही है, डार्क रिएक्शंस के लिए होते हैं एंजाइम्स। और डीएनए सिमिलर टू न्यूक्लियर डीएनए, ये गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि न्यूक्लियस में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। तो बी एंड सी यहाँ पर सही है ना, और फर्स्ट ऑप्शन में आ जाता है हमारा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी रिवीजन बहुत तगड़े से हो रहा है इन क्वेश्चन से। साइटोस्केलेटन इन अ सेल इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस। तो बेटा ये 3M हमने बताए थे आपको, बिल्कुल सही है ये। पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर, ये भी एकदम सही है ना। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्ट्रेइंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, एकदम एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। और क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। तो बेटा चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कुछ भी गलत नहीं है, चारों स्टेटमेंट्स एकदम सही स्टेटमेंट्स हैं, बस आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। चलिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये आपको बेटा वी शेप दिख जाएंगे, ए का फोर्थ दो जगह पर दिया हुआ है। अब सब मेटासेंट्रिक वाले आपके ये वाले एल शेप हो जाते हैं, है ना। तो बी का थर्ड, तो आपको ऑप्शन तो मिल चुका है बट फिर भी चेक कर लेते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये आई शेप होने चाहिए, है ना। तो सी का जो है फर्स्ट हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, एकदम ऑब्वियस। आपका डी का सेकंड बचेगा, यानी एक्रोसेंट्रिक जो है हमारे जे शेप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर से यहाँ पे एक मैचिंग क्वेश्चन आ गया है और इसमें आपको मैच करना है क्रोमेटिन क्या है। तो क्रोमेटिन इज न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। ए का सेकंड जाना चाहिए, दो जगह पर दिया हुआ है ए का सेकंड। ठीक है, यू क्रोमेटिन क्या है, बताया था क्लास में कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है यू क्रोमेटिन, है ना। तो जेनेटिकली एक्टिव पोर्शन, और हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव। तो यानी बी का फर्स्ट आ जाएगा और सी का थर्ड। बी का फर्स्ट यहाँ भी था, यहाँ पे सी का फोर्थ कर दिया है तो गलत होगा। और बचा हिस्टोन है, तो ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, यानी डी का सेकेंड फर्स्ट, और यहाँ पर हो गया है सी का फोर्थ। सी का फोर्थ सही है ना, ये थर्ड नहीं होगा, सी का थर्ड नहीं होगा, सी का थर्ड गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही आ जाता है फोर्थ वाला, क्योंकि सी का फोर्थ और डी का थर्ड है। ओके, इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। पूछा है ट्रू और फॉल्स और ऑप्शन करेक्टली चूज करने। एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ट्रू है बेटा, ये पहले में दो जगह पर ट्रू दिया है। अब आप सेकंड अगर आप निकाल लेते हो तो आपका आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक फ्लैजेला, है ना। तो पूछ रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर सेम है क्या। बेटा फंक्शनली सिमिलर है, स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है, फंक्शनली ये सिमिलर है, तो इसीलिए आपका बी वाला फॉल्स। आंसर तो आपको मिल गया है बट चेक करिए। बोथ सिलियम एंड फ्लैजुलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, एकदम सही ट्रू है। और सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, ये भी सही है बेटा। तो TFTT यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What is not true about cell cycle? यहाँ से सेल साइकिल के क्वेश्चन है। ड्यूरिंग G1 phase there is active synthesis of RNA and protein but no change in its DNA content. एकदम सही बात है, और निकालना है हमको क्या, नॉट ट्रू। इन S phase each chromosome carries a duplicate set of genes, है ना। तो ओके कह सकते हैं। ड्यूरिंग G2 phase cell contains double the amount of 4C of DNA present in the original diploid cell। 2C से 4C हो जाता है ना। तो ये भी बात सही है एकदम। और इन S phase सेल डबल्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर कभी भी डबल नहीं होगा, डी वाला गलत है। ओनली डी आपका इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू पूछा था, ओनली डी इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही, बाकी सारे सही हैं।
हाउ मेनी जनरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस 128। बहुत क्लियरली बताया था कि अगर नंबर ऑफ माइटोसिस पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स -1 करेंगे, और जनरेशंस अगर पूछा जाएगा तो इसमें निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ जनरेशंस, है ना। यहाँ पे क्या निकाला है, जनरेशंस। तो कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ जनरेशंस। तो यहाँ पर 128 सेल्स दिए गए हैं, 2 की कितनी पावर जाएगी यहाँ पर, तो 2 की पावर बेटा 7 ही जा पाएगी। 128 में आपका ये वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि जनरेशंस पूछी है। अगर यहाँ पूछते हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड, तो आप 127 कह सकते थे। नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है मेटाफेज के बारे में। इनकरेक्ट अबाउट मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर अटैच टू अ स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर at the surface of centromere called kinetochores, ठीक है, ओके। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट। बेटा होमोलॉगस पेयर जो होते हैं इनका प्लेन ऑफ अलाइनमेंट मेटाफेजिक प्लेट, हम यहाँ पे मेटाफेज की बात कर रहे हैं, यानी कि मियोसिस वाली बात नहीं हो रही है। अगर होता तो मेटाफेज 1 दिया होता। चलिए इसको होल्ड कर लेते हैं, बाकी के देखते हैं। क्रोमोसोम अपीयर टू बी मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, यस, ओके। और द साइज ऑफ, मतलब मेटाफेज में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। साइज ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीड इन दिस फेज, ये भी बात सही है। तो बेटा अल्टीमेटली आपका यही गलत आएगा, क्योंकि मेटाफेज जब बोल रहे हैं तो माइटोसिस की मेटाफेज से संबंधित बात हो रही है। होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट, ये वाला रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड वाला आपका गलत होगा। एलिमिनेट करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इस टाइप के एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए। नाउ डिप्लोटीन फेज ऑफ मियोसिस, इसमें क्या डी सिनेप्सिस होती है। डिप्लोटीन मतलब सेकेंड लास्ट स्टेज, डिप्लोटीन के बाद आ जाती है डाइकाइनेसिस और प्रोफेज 1 खत्म हो जाती है। तो डी सिनेप्सिस होती है, यस बिल्कुल, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना यहाँ पे। कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैसमेटा, ये बेटा होता है डाइकाइनेसिस में, तो बी गलत हो जाएगा। अब इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, बिल्कुल सही है ना। कंप्लीट डिसअपियरेंस और विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, बेटा डाइकाइनेसिस में पूरी तरीके से ये खत्म होता है। तो ठीक है, बिल्कुल गलत है वो। निकालना क्या है हमको, निकालना क्या था कि डिप्लोटीन में क्या क्या है, तो ए है, सी है, इसके आगे देखिएगा कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रल रेज एंड एस्टर, ये भी आपका डाइकाइनेसिस वगैरह में ही होगा। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, ये ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि ऊपर लिखा है कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। तो ए और सी के साथ में चलते हैं, कोई ऑप्शन आ रहा है ए और सी के साथ में, एक ही ऑप्शन आ रहा है एफ के साथ वाला, बिल्कुल ठीक है ना। बी को अगर आपने एलिमिनेट किया तो, और बी को एलिमिनेट किया और ए को सही किया, तो भी आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते थे। ये दूसरा तरीका है कि अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स में फंस रहे हो तो आप कैसे वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस निकाल करके काम कर सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 1000 पॉलन ग्रेन, इससे आसान क्या ही हो सकता है। 1000 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन होंगे, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, और हर माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बनाता है। तो 1000 डिवाइड बाई 4, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 250। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिप्लॉयड सेल with 32 chromosomes and 64 picogram of DNA at prophase 1. 64 picogram DNA prophase 1 undergoes meiosis. तो number of chromosomes और amount of DNA in its daughter cell after completion of meiosis. meiosis खत्म होने के बाद क्या होगा, तो बेटा क्रोमोसोम अगर 32 थे प्रोफेज 1 पे, तो जब खत्म होगी meiosis तो 16 क्रोमोसोम आ जाएंगे। 16 करेक्ट आंसर है। अच्छा, 64 पिकोग्राम डीएनए था, यानी एस फेज के बाद 64 हुआ था ना, और ये 64 4 में इक्वल बढ़ जाएगा, तो यानी कि 16 ही आएगा, 32 नहीं आएगा, और आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला एकदम सही बन जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा बेटा सभी को ठीक से। एस फेज होने के बाद, यानी कि प्रोफेज 1 के स्टार्टिंग पे बात करी जा रही है, इसका मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है, 64 पिकोग्राम जा रहा है, तो इसलिए 64 का 4 जगह पे अगर डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। नाउ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरियोकाइनेसिस फाइनल स्टेज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, यानी कहीं पे ये टीलोफेज 1 की बात कर रहे हैं, है ना, टीलोफेज 1 की बात हो रही है। रिडक्शनल कौन सा होता है, मियोसिस 1 होता है ना, मियोसिस 2 को आप इक्वेशनल कह देते हो। तो यहाँ बोल रहे हैं टीलोफेज 1 में क्या है, स्टार्ट इन रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, तो ये तो हो चुका था हमारा एनाफेज पे ही। क्रोमेटिड्स रीच द पोल्स, start uncoiling
एंड बिकम क्रोमेटिन फाइबर्स ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। तो बेटा इंटरफेज न्यूक्लियस के जैसा एक्सटेंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि हल्का फुल्का सा तो लूज हो सकते हैं, हल्का फुल्का तो एक्सटेंड हो सकते हैं, बट पूरी तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं आएगी। नाउ क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड इलोंगेट बट रिमेन स्ट्रेट, ये हो सकता है, चेक करते हैं अभी। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, बेटा डिसअपियरिंग नहीं, यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, रीअपियर होगी। तो थर्ड वाला आपका सही है, बाकी के 3 गड़बड़ हैं, ठीक है, बाकी के 3 गड़बड़ हैं, थर्ड वाला आपका एकदम सही है टीलोफेज 1 के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट वन मैच करना है बेटा। एनाफेज फर्स्ट पे क्या हुआ, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, है ना, तो इसको ए को सेकंड से मिला दीजिए, ए को सेकंड से 2 जगह पर है, अब बी को मिला लीजिए, आंसर आ जाएगा। पैकिटीन में क्या हो रहा है, पैकिटीन में सिस्टर क्रोमेटिन मूव, अब ये गलत है। ब्रेकेज एंड रीयूनियन, यस ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक जगह डीएनए कट किया जाता है और दोबारा ज्वाइन कर दिया जाता है। तो बी का थर्ड हमारा इसमें ही आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा, बट चेक कर लेते हैं। सी का फर्स्ट एनाफेज 2 पे सिस्टर क्रोमेटिन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल सही है। और डायकाइनेसिस में कायस्मेटा मूव टू द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, यानी टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, एकदम सही है बेटा। तो आपका डी का 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ अ सेल हैज अमाउंट ऑफ डीएनए 2C इन G2, 2C है G2 में, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए इन मेटाफेज, G1 एंड एनाफेज। तो बेटा जितना G2 में है उतना ही यहाँ पे रहेगा मेटाफेज में, तो मेटाफेज में 2C। G1 में कितना रहा होगा, G2 आती है S के बाद और G1 आता है S के पहले, तो यानी अगर यहाँ पे 2C है तो यहाँ पे कितना रहा होगा, C रहा होगा। और एनाफेज में अगर देखोगे पूरे सेल में, एनाफेज कब आएगी, मेटाफेज के बाद आएगी, तो वहाँ पर भी 2C रहेगा, यानी 2:1:2 जाना चाहिए इसका आंसर, 2:1:2, बिल्कुल सही बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमको यहाँ पर करेक्ट मिल गया है। बच्चे कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर वो तो 4C होता है एस फेज के बाद, बेटा 4C बोलोगे, लेकिन जब इनिशियल 2C था तो इनिशियल जितना भी था उसका डबल हो जाता है एस फेज में, तो G2 फेज में अगर 2C बोला गया तो G1 में C हो जाएगा। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि आपको G1 में 2C ही लेना है और G2 में 4C ही लेना है, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि PQRS आइडेंटिफाई करना है। ओके, नंबर ऑफ सेल्स एट द स्टार्ट, ह्यूमन और ईस्ट दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 90 मिनट्स, तो ह्यूमन सेल्स में 90 मिनट्स के बाद में एक ही सेल रहना चाहिए क्योंकि इसको 24 आवर लगते हैं, है ना। और नंबर ऑफ सेल आफ्टर 24 आवर्स, तो 1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, R में 2 हो जाएंगे, P पर तो 1 ही रहेगा। ईच सेल में आफ्टर 90 मिनट्स 1 से 2 हो जाएंगे और 24 घंटे के बाद कितना होंगे ये देखना है। तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 2, 1 2 2, तो ये तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, छोड़ दो, 1 2 2 1 2 2, हाँ, तो अब आपको आगे निकालना ही पड़ेगा। तो S बोले तो ईस्ट सेल को 24 घंटे में कितने जनरेशन्स लगेंगे, बेटा 90 मिनट्स में एक जनरेशन होती है, ठीक है, 90 मिनट्स में एक जनरेशन होती है। और अगर हम 24 आवर्स कहें तो 24 आवर्स में कितने जनरेशन्स हो जाएंगे, तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 24 × 60, एक साइकिल ईस्ट की 90 मिनट्स की है, तो अगर ऐसे करोगे तो ये 2/3 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 × 2 = 16 जनरेशन्स हो जाएंगी ईस्ट की। कितनी देर में हो जाएंगी ईस्ट की 16 जनरेशन, 24 आवर्स में हो जाएंगी 16 जनरेशन्स। तो 2 to the power 16 लेना है, ना कि 2 to the power 4, और आंसर आपका 2 आ जाता है। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको, है ना। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दिमाग लगाना हो, बट सही करेक्ट रेशियो आपको आइडेंटिफाई करना है PQRS में। नेक्स्ट, मियोसाइट इज अंडरगोइंग डिवीजन, मियोसिस हो रही है। विच इंटरप्रिटेशन फॉर DNA कंटेंट इज ट्रू, DNA कंटेंट यानी C की बात हो रही है। G1 और G2 में क्या DNA कंटेंट बराबर होगा, बिल्कुल नहीं, G1 में जितना होगा उससे डबल G2 में हो जाएगा। G1 में कम, G2 में ज़्यादा, बिल्कुल सही, और मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में वापस से कम हो जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसको होल्ड करते हैं। G2 में कम होगा और मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में ज़्यादा होगा, ये बात गलत हो जाएगी। G2 में और मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में बराबर होगा, ये भी गलत है। तो बेटा सबसे सही आंसर आपका सेकेंड चला जाएगा, ठीक है। पढ़ोगे ध्यान से, बहुत आसान है, सिर्फ सिंबल्स वगैरह कुछ यहाँ पे रखे गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइटोसिस मेंटेन्स द जेनेटिक सिमिलैरिटी ऑफ सोमैटिक सेल्स, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। अब कुछ बच्चे इस मियोसिस को अगर माइटोसिस पढ़ लिए हैं तो आई कांट हेल्प, बट ये वाली बात बेटा गलत हो जाती है। क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस होता है,
ऊपर बात माइटोसिस की है और नीचे मियोसिस की, और वो भी गलत लिखी है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इस टाइप से आपके पूरे 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया। आई होप क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आज शाम के क्विज में, तो जुड़ना मत भूलिएगा। आज शाम को 6 बजे इसी चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्विज आपका आने जा रहा है आज की शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच। जूलॉजी के क्वेश्चन 51 से लेकर के 80 तक हैं। तो जूलॉजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट वाइज का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द वेस्ट आर हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। ये स्टेटमेंट सही है। बॉडी की सेल्स में, टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के बाद बहुत सारे हार्मफुल या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अगर ये टिश्यू में कुछ समय तक रह जाएं तो टिश्यू को नुकसान पहुंचाएंगे और टिश्यू की सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगे। इसलिए इनको लगातार बॉडी से बाहर रिमूव करना जरूरी है, टिश्यू से बाहर रिमूव करना जरूरी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है, इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द टिश्यू। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये कह रहा है इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ये मैकेनिज्म हो जिसकी वजह से इस हार्मफुल सब्सटेंस को टिश्यू से दूर ले जाया जाए और बॉडी से बाहर निकलवाया जाए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है ये एक इफ़िशिएंट मीडियम प्रोवाइड करता है, उन हार्मफुल सब्सटेंसेज को, वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू से लेता है और लेके आता है और किडनी में छोड़ता है। वहाँ से ये हार्मफुल सब्सटेंस यूरिन के साथ बॉडी के बाहर जाते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। ये असर्शन सही है। रीजन कह रहा है ल्यूकोसाइट्स आर व्हाइट इन कलर ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये गलत है। ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर सही हो गया थर्ड, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन 5 में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? बैसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC गलत है। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC तब सही होता। बी क्या कह रहा है? बैसोफिल सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ये सही है। सी कह रहा है बैसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ये सही है। डी कह रहा है बैसोफिल्स है किडनी शेप न्यूक्लियस। गलत है। बैसोफिल्स में किडनी शेप का न्यूक्लियस नहीं होता है। किडनी शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है मोनोसाइट्स में। बैसोफिल्स आर एग्रेनुलोसाइट, ये भी गलत है। बैसोफिल्स आर ग्रेनुलोसाइट्स। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? बी और सही, बी और सी। आंसर सही हुआ आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ऑफ AB ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू B ग्रुप पेशेंट बिकॉज। ये कह रहा है कि डोनर वाला कौन है? AB, ये डोनर का ब्लड ग्रुप है। और एक्सेप्टर जिसे हम लोग पेशेंट कह रहे हैं, इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? B। AB वाला ब्लड B को नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसका रीजन है, जो AB वाला डोनर है इसके ब्लड में 2 एंटीजन है, एक कैपिटल A और एक कैपिटल B। और जो एक्सेप्टर B है इसके पास एक एंटीबॉडी होती स्मॉल a। ठीक, अगर हम गलत ब्लड का ट्रांसफर करते हैं तो डोनर का एंटीजन एक्सेप्टर के एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। तो अगर AB वाला ब्लड हम दे देंगे B वाले को तो इसमें जो B वाला एंटीजन है उसकी मैचिंग एंटीबॉडी स्मॉल a तो है, लेकिन
ए वाला जो एंटीजन है उसकी मैचिंग एंटीबॉडी स्मॉल ए नहीं है, इसकी मैचिंग एंटीबॉडी स्मॉल बी होती है। तो ये एंटीजन की मैचिंग एंटीबॉडी ये नहीं है, इसका मतलब ये एंटीजन इस एंटीबॉडी से रिएक्शन कर जाएगा, जिसकी वजह से क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज या एग्लूटिनेशन हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ए बी वाले का ब्लड बी वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि बी वाले के ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी है, स्मॉल ए, जो कि रिएक्शन कर जाएगी ए वाले एंटीजन से, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक, तो इसका सही हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, लिम्फ को मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स के बीच में से होकर के फ्लो करता है। लिम्फ का फॉर्मेशन लगातार ब्लड कैपिलरी करती रहती हैं और लिम्फ लगातार कलेक्ट होकर लिम्फ वेसल में आता है, वहाँ से मेजर वेन में जाता है, वहाँ से वापस लौट जाता है ब्लड को। तो लिम्फ इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच रिटर्न इनटू द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स। आंसर सही है 4। नेक्स्ट, द वेंट्रिकल रिलैक्स एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar valves, the above events are related। ये कह रहा है वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाता है, सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि वेंट्रिकल में ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ये कौन सी कार्डियक साइकिल की स्टेज को रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में हमने बताया था relaxation begins in the ventricle, so pressure in the ventricle decreases, semilunar valve closes to prevent backflow of the blood into the ventricle। आंसर सही है 3rd। नेक्स्ट, each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart। Ventricular depolarization to repolarization is best represented by letters। ये है एक ECG, ठीक, इसमें P वेव है, Q वेव है, R वेव है, S वेव है, T वेव है। P वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल, QRS रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और T वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये वाला जो फेज है वो होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, ये है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और आपसे पूछा गया है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन की फेज को बेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे कौन से लेटर से? Q से लेकर के T तक। QRS वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, T वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इन्होंने दोनों पूछा था, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन टू रिपोलराइजेशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय Q to T। इसका आंसर 3rd है। नेक्स्ट, carries deoxygenated blood from the intestine to the liver before it delivered to the systemic circulation। इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर तक लेके जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू लीवर, और ये पढ़ाया था हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट? एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, सिंपैथेटिक नर्व कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल कार्डियक आउटपुट को घटाते हैं, ये डिक्रीज करते हैं, ये बढ़ाते थे, ये बढ़ाता था। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है पांसवरोलाई में, ये रिस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो कार्डियक आउटपुट, रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम सबको घटाता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल। नेक्स्ट, नेम ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग डायग्राम। ए ये है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ये लंग्स है। ये है पल्मोनरी वेन, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये है डॉर्सल एरोटा, कैरी करती है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू तक। ये वाली है वेना केवा, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यू से हार्ट तक की। तो ABCD क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन कहाँ है? ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, बी पल्मोनरी वेन, सी डॉर्सल एरोटा, डी वेना केवा। आंसर सही है 2nd। नेक्स्ट,
सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, लगता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कम करवा देता है। तो सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low IQ and abnormal skin। ये थायराइड ग्लैंड में मैंने पढ़ाया था जब हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा रहे थे। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो उसके अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसमें स्टंटेड ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, IQ कम हो जाएगी, डिफम्यूटिज्म होगी एंड एबनॉर्मल स्किन होगी। ये तभी हो सकता है जब उस प्रेग्नेंट फीमेल में आयोडीन कम हो, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन और अमीनो एसिड टायरोसिन चाहिए होता है। अगर आयोडीन कम हो गई तो थायरॉक्सिन कम बनेगा, उस प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो बेबी डेवलप करेगा उसमें ये डिसऑर्डर आ जाएंगे। इन डिसऑर्डर को हम लोग नाम दे रहे थे क्रेटिनिज्म। तो सेकंड सही है। स्टेटमेंट वाइज फेयर क्वेश्चन है। TSH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, तो सही है। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है TSH, लगता है थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, ये गलत है। एड्रिनल मेडुला की जगह अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट, हार्मोन्स दैट इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ ऑफ ओवरिन फॉलिकल में हेल्प करता है FSH। आंसर सही है कौन सा? सेकंड वाला। हार्मोन दैट इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क इज ऑक्सीटोसिन, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इज प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ ऑफ द ओवरिन फॉलिकल इज FSH। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द हार्मोन विच इज द करेक्टली मैच्ड एंड इट्स अ फंक्शन। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता है, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये तो सही है। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ये तो सही है, लेकिन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, ये गलत है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन। तीसरा है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, दैट इज ANF। ANF एट्रियल वाल से निकलता है, ये वेंट्रिकुलर वाल लिखा है तो पहले ही गलत हो गया। और ये ब्लड प्रेशर घटाता है, इसमें लिखा है इंक्रीज, ये तो पूरे ही गलत है। और चौथा है ऑक्सीटोसिन निकलता पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, सही है, लेकिन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड सही है। गलत है क्योंकि ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड एट द टाइम ऑफ सक्लिंग ऑफ मिल्क बाय द बेबी, तब सही होता है। तो केवल और केवल पहला सही है। नेक्स्ट, gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis and inhibition of cellular uptake and utilization of amino acid are performed by, ये कह रहा है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन और फैट को बदलता है ग्लूकोज में, फैट का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है और बॉडी सेल के द्वारा एमिनो एसिड के इनटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। यह है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। नेक्स्ट, एसर्शन, ग्लूकागॉन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज दैट हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, सही है। ग्लूकागॉन हार्मोन पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल से निकलता है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। रीजन, ग्लूकागॉन इंक्रीजेज द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये गलत है। ग्लूकागॉन हार्मोन इनहिबिट glucose uptake and utilization by the body cell. Assertion is true, reason is false. Third option. 68 question. Androgen in male perform various functions. Given below is a list of functions. Choose the function which is not stimulated by androgen. इनमें से कौन सा एंड्रोजन का काम नहीं? एंड्रोजन का मतलब मेल सेक्स हार्मोन का काम नहीं है। स्टिमुलेट मस्कुलेचर एंड लो पिच वाइज, सही है।
इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल करेक्टर, सही है, मेल सेक्सुअल करेक्टर को ही लिबिडो कहते हैं। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, सही है। कैटाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये गलत है। कैटाबोलिक इफेक्ट नहीं काज करता, एनाबोलिक इफेक्ट काज करता है। कौन सा स्टेटमेंट है जो एंड्रोजन के काम को रिप्रेजेंट नहीं करता? चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide that is a GIP are four major peptide hormone secreted by the gastrointestinal tract। इनमें से केवल गैस्ट्रिन निकलता है स्टमक से और बाकी ये निकलते हैं तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो चारों के लिए पूछा था ना, ओनली स्टमक नहीं हो सकता, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं हो सकता। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अगर कहोगे तो उसमें स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों शामिल हो जाएंगे। थर्ड सही है। Question number 70. Which one can pass easily through cell membrane of target cell and bind to internal receptor? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है और सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर साइट के द्वारा रिसीव किया जाता है? मतलब कौन से ऐसे हार्मोन का सेट है जिनका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर है, मोस्टली प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस? तो दो के बताए थे, एक स्टीरॉयड हार्मोन का बताया था और दूसरा आयोडोथायरोडिन हार्मोन का बताया था। इन दोनों हार्मोन के रिसेप्टर इंट्रासेलुलर हैं, बाकी प्रोटीन हार्मोन और कैटेकोलामाइन हार्मोन का रिसेप्टर एक्स्ट्रासेलुलर है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट था। तो थायरॉक्सिन तो ठीक है, आयोडोथायरोडिन है, लेकिन इंसुलिन नहीं है, तो ये कट जाएगा। सोमेटोस्टेटिन ऑक्सीटोसिन प्रोटीन है, कट जाएगा। इंसुलिन ग्लूकागॉन प्रोटीन है, कट जाएगा। कार्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों स्टेरॉयड हार्मोन है और दोनों का रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। इधर दिया हुआ है एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकागॉन, एएनएफ हार्मोन का नाम, इधर उनके फंक्शन लिखे हुए हैं। जो एपिनेफ्रिन होता है इसका काम होता है इंक्रीज हार्ट बीट, ठीक। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है इंक्रीज इन मसल ग्रोथ, मसल ग्रोथ, ये वाला जो ग्रोथ है वो यहाँ पर का ग्रोथ है, इधर का। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, लीवर पे लगता है और वहाँ के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, तो सी का तो थर्ड सही हो गया। डी क्या? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, डी का सेकंड सही हो गया। तो ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मैक्सिमम आयोडीन इज स्टोर्ड इन थायरॉयड ग्लैंड, सही है। कैल्सिटोनिन इज नॉन आयोडाइनाइज्ड हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, सही है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, सही है। टीसीटी इज हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर, ये भी सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट ही पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द वन विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द पीनियल ग्लैंड। सेटिंग ऑफ द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक, सही है, डेली रिदम को कंट्रोल करता है ना। प्रमोट स्लीप वेक साइकिल, मतलब प्रमोट स्लीपनेस, सही है। इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म एंड पिगमेंटेशन, सही है। इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ सोडियम, ये काम उसका नहीं होता है। और तुमने पूछा था कौन सा पीनियल ग्लैंड के लिए सही नहीं है, यही पीनियल ग्लैंड के लिए सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। 73 का फोर्थ, द बेसल मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी सेल इज रेगुलेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड। मेन हार्मोन थायरॉक्सिन है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए स्टेरॉयड हार्मोन? एल्डोस्टेरोन स्टेरॉयड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉयड हार्मोन है, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है, लेकिन ग्लूकागॉन स्टेरॉयड हार्मोन नहीं, ये प्रोटीन हार्मोन है। आपसे यही पूछा गया था कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, ग्लूकागॉन, फोर्थ आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? Secretin act on the exocrine pancreas and stimulate secretion of water and bicarbonate ion, सही है। GIP gastric inhibitory peptide inhibit gastric secretion and motility, सही है।
द जेजी सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन कार्ड इरिथ्रोपोइटिन सही है, एएनएफ इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर गलत है, और आपने इनकरेक्ट ही पूछा था, केवल डी वाला इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल्स आर RH पॉजिटिव। लगभग दुनिया में 80% लोग RH पॉजिटिव हैं और 20% लोग RH नेगेटिव हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। गलत है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई थोड़ी ना होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है नोडल टिश्यू एसए नोड। बी एसए नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। Normal activity of the heart is intrinsically regulated by the SA node, that is nodal tissue. Second सही है। Third, ventricular systole increase the flow of blood into the ventricle by 30 times. Atrial systole में बताया था, atrial systole increases the flow of the blood from the atria to the ventricle by 30%. ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। D, during joint diastole tricuspid and bicuspid valves are open. तो इसमें B और D सही है, A और C गलत है। आपसे पूछा गया था कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। सबसे पहले रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर बाय प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू। सही कह रहा है कि जब हमें चोट लगेगी तो डीजनरेटेड प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू रिलीज कर देते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, जिसकी वजह से थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। थ्रोम्बोकाइनेज जब बन जाता है तो ये एंटी प्रोथ्रामिन को न्यूट्रलाइज कर देता था, जिसकी वजह से प्रोथ्रामिन बदल जाता था थ्रोम्बिन में, और जब थ्रोम्बिन बन जाता था तो फाइब्रिनोजन को बदल देता है फाइब्रिन में। ये स्टेप है DCAB। DCAB थर्ड सही है। DCAB फोर्थ वाले में भी यही है, तो फोर्थ वाले को अलग कर देते हैं, इसमें DCBA कर देते हैं। ठीक। नेक्स्ट, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सिक्रीटेड बाय। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सिक्रीटेड बाय इंजर्ड टिश्यू एज वेल एड डीजनरेटेड प्लेटलेट्स। फोर्थ ऑप्शन है। ठीक, तो 80 का फोर्थ। थैंक यू सर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। बेटा पूछा है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती, प्राइमरली मेन फैक्टर क्या बेटा, O2। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो जुड़ेगा, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। बाकी अदर फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, बट प्राइमरी फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन ही है। Receptor associated with the aortic arc and carotid artery can recognize changes in, बेटा बताया था carotid body and aortic body। ये कहा थे carotid artery में and arc of aorta में, और वहाँ पे क्या आर्टरीज है, आर्टेरियल ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, CO2 और H+ को। तो बेटा O2 को तो रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता, CO2 एंड PS लेवल इन द आर्टेरियल ब्लड, ये सही जा रहा है। वेनस ब्लड में कोई रिसेप्टर नहीं था, तो क्या होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ IICM इन मैन कॉजेज, बेटा डायरेक्ट है, बताया था इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, सेकंड ऑप्शन जाएगा फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब बात करते हैं द क्लोराइड शिफ्ट इन RBC इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ। बेटा जैसे हमने बताया था आपको, ये RBC हो गया, RBC में बनता है H2CO3, H2CO3 ब्रेक हो जाता है किसमें, HCO3 माइनस और प्लस H+ में, तो ये इसका आउटवर्ड मूवमेंट होता है। तो बाहर से क्लोराइड आयन अंदर जाता है। क्यों जाता है आयन अंदर, क्योंकि बाहर निगेटिव आयन बढ़ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर निगेटिव आयन बढ़ गया तो क्लोराइड अंदर चला जाता है। और H+ वाला नहीं, क्योंकि H+ क्या होता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। तो कैटायन इनटू द सेल, नहीं बेटा, क्लोराइड आयन इनटू द सेल टू बैलेंस H+ आयन, नहीं। क्लोराइड एंड आउट ऑफ RBC, नहीं, आउट ऑफ RBC नहीं जाता। क्लोराइड एंड इनटू द RBC टू बैलेंस HCO3 माइनस आयन, तो इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। मजेदार सवाल। चलिए बच्चों आगे देखते हैं 85।
द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर CO2 इज फ्रॉम, CO2 बेटा टिश्यू में बनता है, टिश्यू से ब्लड में आता है, ब्लड से एल्वियोलाई में जाता है। तो क्या होगा, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, पहला ही सही जा रहा है। ब्लड टू टिश्यू नहीं बेटा, टिश्यू से ब्लड में आता है। एल्वियोलाई टू ब्लड नहीं, ब्लड से एल्वियोलाई में जाता है। टिश्यू टू ब्लड नहीं बेटा, यहाँ तो सही जा रहा है, टिश्यू टू ब्लड जाएगा, टिश्यू से ब्लड में जाएगा, बट एल्वियोलाई से ब्लड नहीं, ब्लड टू एल्वियोलाई जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही होगा। दिया बेटा फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, विच फैक्टर इज पॉसिबल इंक्रीज P50 वैल्यू। P50 वैल्यू अभी देखा जाए तो जो ग्राफ में इंडिकेट हो रहा है बेटा कितना, ये अप्रॉक्सीमेट 25 पे होता है, 30 पे इंडिकेट हो रहा है, 25 टू 30। अब P50 वैल्यू बढ़ने का मतलब है ये ग्राफ क्या हो जाए बेटा, राइट शिफ्ट हो जाए। ये बताया था ग्राफ की राइट शिफ्टिंग, तो P50 वैल्यू क्या हो गई, ये बढ़ के 60 के आसपास आ गई। तो राइट शिफ्ट इंडिकेट इंक्रीज इन P50 वैल्यू। और राइट शिफ्ट किस केस में होता है, बताया था, हाई H+ कंसेंट्रेशन, हाई PCO2 सही है, लो H+ नहीं, हाई H+ हाँ, लेकिन लो PCO2 नहीं, हाई PCO2, हाई H+ कंसेंट्रेशन, हाई PO2 नहीं बेटा। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हाई H+, हाई PCO2 एंड लो PO2 फेवर्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट शिफ्ट। ठीक है, अगला, द कंडीशन विच आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा PO2 हाई होना चाहिए, PCO2 लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, H+ कंसेंट्रेशन लो होना चाहिए, हाई नहीं। तो क्या हो जाएगा, A एंड B, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द वॉल्यूम्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन। ध्यान देना क्या सवाल है, नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद क्या बचता है बेटा, ERV प्लस RV, दो ही बचेगा। नॉर्मल एक्सप्रेशन तो TV बाहर गया और IRV तो बाहर रहता है, तो TV नहीं, ये तो बाहर हो गया, IRV बाहर ही रहता है, तो ERV बचेगा, RV बचेगा। तो क्या होगा, C एंड D, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स बिटवीन द सीरीन एंड टायरोसिन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। कॉमन क्या क्या है, ठीक है, सारे इंक्लूड करें, एक्सेप्ट क्या नहीं होता है बेटा। तो हम बात करें जैसे हाइड्रोजन तो सब में होता है, सारे अमीनो एसिड में, अमीन ग्रुप भी होगा, ये भी होगा। ये R ग्रुप वेरिएबल होता है, चेंज होता है, जैसे एलेनिन में होता है, CH3 सीरीन में होता है, CH2OH ग्लाइसिन में होता है, H, और टायरोसिन में होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड फिनाइल ग्रुप लग जाता है। तो ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये फोर्थ वाला होगा, ये कॉमन नहीं है। कॉमन सब्स्टिट्यूएंट बिटवीन द सीरीन एंड टायरोसिन, ये तीनों है, इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, तो ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये केवल एलेनिन में होता है, टायरोसिन में नहीं होता। एंजाइम P कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया गया XYCC, बेटा XY जुड़ गया, यहाँ पर वैसे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब CC में डबल बॉन्ड बन गया, तो बेटा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कराने वाला एक ही एंजाइम था, कौन सा था, लाइएजेस। डायरेक्ट है, आसान है, कर लेंगे, आगे मजा आने वाला है। और देखिएगा सवाल, बायोमोलिक्यूल फाउंड इन मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन हैव मॉलिक्यूलर वेट। मैक्रोमोलिकुलर में सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अब्सेंट इन इट। एसिड सॉल्युबल पूल में बेटा लिस्थीन नहीं था, एडिनिन था, एडिनोसिन था, एडिनालिक एसिड, कैल्शियम आयन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, सारे छोटे मॉलिक्यूल। लिस्थीन बेटा है तो छोटा, लेकिन था क्या, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, तो यही अब्सेंट था एसिड सॉल्युबल पूल में। ग्राफ दिया गया, इन गिवन फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्शन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। बेटा यहाँ पे ए पे क्या दिखाया जाता है, आपको पता है, Km वैल्यू, माइकेलिस कांस्टेंट। तो माइकेलिस कांस्टेंट पहला तो बिल्कुल सही है, इट रिप्रेजेंट द एफिनिटी बिटवीन सब्सट्रेट एंड एंजाइम। सही भाई, एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी बिटवीन सब्सट्रेट एंड एंजाइम। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ ऑफ Vmax। नहीं बेटा, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्फ्लेशन देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए। हाँ, कॉम्पिटिटिव इन्फ्लेशन में Km की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये तो सही है। अब बात फंस रहा बेटा सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया Km इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या हम बात करते हैं डायरेक्ट, कितना होता है, हाफ ऑफ Vmax या Vmax by 2।
तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम कहाँ होगी? मान लो Km किसी का आया, कोई कंसंट्रेशन है 20 मोल, 20 मोल पे Vmax बाई 2, Vmax बाई 2 मान लो 50 की स्पीड से हो गई है, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी आ गया, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। इससे क्या मतलब है कि Km के जितना वैल्यू का 20 है तो यहाँ भी 20 होगा, नहीं या तो 50% हो रहा है Vmax का 50% और ये 20 पे क्या 20-50 बराबर होंगे? नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं सेम होगी। ये फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है Km इक्वल टू हाफ ऑफ Vmax, बट न्यूमेरिकल वैल्यू Vmax बाई 2 और Km सेम नहीं होगा। तो बेटा कौन सा इसका? थर्ड ऑप्शन ही जाएगा, जो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी, बाकी फॉर्मूला से समझ लेना। चलिए आगे बात करते हैं। एस एनालिसिस हेल्प इन डिटेक्टिंग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सही, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट पता चलता है, ऑर्गेनिक नहीं पता चलता, लिपिड वेसिकल भी नहीं पता चलता, तो क्या जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 94 का। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? बेटा बताया था सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग है, तो ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग है, गैलेक्टोज भी रिड्यूसिंग है, सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं है, लैक्टोज होता है, माल्टोज भी होता है। भाई डाइसेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 क्या पूछे बेटा? रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग कितने हैं? 5। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 95 का। आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर ए बी सी एंड डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स। बेटा ए दिख रहा है CH2OH, ये 5 मेंबर की रिंग है, तो भाई किसकी होती है? राइबोज शुगर की। अच्छा, सेकंड कार्बन पे OH लगा इसलिए राइबोज हुआ, OH होता तो डीऑक्सी राइबोज हो जाता। ये CH3 है तो क्या हो गया बेटा? एलेनिन हो गया। और ये 14 1 15 1 16 तो क्या हो जाएगा? पाल्मिटिक एसिड हो जाएगा। फैटी एसिड और एल्काइल ग्रुप है, पाल्मिटिक एसिड, तो क्या हो जाएगा? राइबोज राइबोज राइबोज, ए सही है राइबोज। दूसरा सीरीन नहीं है बेटा, सीरीन में CH2OH होता है, एलेनिन है, और तीसरा पाल्मिटिक एसिड है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 97 देखते, दिया है पेंटोज शुगर है, उससे फॉस्फेट जुड़ा है और कोई ए जुड़ा है, मान लो एडेनिन जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस। आइडेंटिफाई द डायग्राम ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्स। भाई एडेनिन जुड़ा है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा। एक्स बेटा क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, C1 कार्बन से जुड़ता है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, और कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिडिक नहीं, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, O नहीं, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसेस आर कॉमन फॉर बोथ RNA एंड DNA? बेटा RNA में यूरेसिल होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और DNA में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। तो AGC 3 चीज कॉमन मिल रहा है, AGC तीनों में है, तो AGC ये नहीं होगा, AGC ये भी नहीं होगा, AGC फोर्थ ऑप्शन होगा जो सब में कॉमन है। साइटिडाइलिक एसिड डिफर्स फ्रॉम साइटिडीन। देखो बेटा, साइटिडाइलिक एसिड यानी कि न्यूक्लियोटाइड है, साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जुड़ता है तो बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होगा? हैविंग शुगर, वो तो दोनों में होता है, डिफरेंस पूछा है ना। लैकिंग ऑफ फॉस्फेट, तो क्या साइटिडाइलिक लैक करता है फॉस्फेट? नहीं। लैकिंग ऑफ शुगर? नहीं। हैविंग फॉस्फेट, हाँ हैविंग फॉस्फेट, के पास फॉस्फेट होता है जिसकी वजह से इससे अलग है। डिफर फ्रॉम दिस, तो ये डिफरेंट है, क्यों? इसके पास फॉस्फेट है। अगर पूछता साइटिडीन इज डिफरेंट फ्रॉम साइटिडाइलिक, तो क्या करते हैं? लैकिंग फॉस्फेट। अगर ये इसको यहां कर दे, इसको यहां कर दे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना है। आगे, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। बेटा कॉटन फाइबर बताया था 90% क्या होता है? सेलुलोज होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स काइटिन का बना होता है। लीवर बेटा फूड स्टोरेज होता है एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। पोटैटो में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो देखो डी का फर्स्ट जा रहा है, एक ही में दिया है डी का फर्स्ट। आगे देख लो, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, ठीक है। ग्लाइकोजन लीवर का जा रहा है क्या? 2nd ग्लाइकोजन, तो क्या होगा?
थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप बच्चों आपके सारे सवाल सही हुए होंगे, लेकिन कुछ मजेदार क्वेश्चन मिले होंगे तो कंफ्यूजन हुआ होगा, अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो फॉर्टिट्यूड मॉड्यूल दी गई है और नेक्स्ट सब्जेक्टिव टेस्ट जो बायोलॉजी का होगा बेटा, उसमें 11th एनसीईआरटी के बाकी के चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे जो कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा भी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।